उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आरओ एआरओ तथा पीसीएस की जो परीक्षा है उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स पर ये वीडियो है। सॉरी। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हुआ है। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। यह संविधान का जो 128 यानी 128वां संशोधन विधेयक है और 20 सितंबर को लोकसभा से और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ। 28 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अच्छा, विधेयक के रूप में 128 है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में 106 है, 106 है, 106 अधिनियम है ये थोड़ा सा अंतर आप लोग समझें। अच्छा, जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है पार्लियामेंट जो आर्टिकल 79 है वो ये कहता है कि हमारी जो संसद है राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस टू बी नॉन रेस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। ये उसमें लिखा है, यानी कि भारत की संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि अनुच्छेद 79 में लिखा है। अच्छा, अगला है, इसके लिए जो महिला आरक्षण विधेयक है इसके लिए संसद का जो है विशेष जो है सत्र बुलाया गया, जो 18 से 21 सितंबर तक 21 सितंबर 2023 तक चला है। जो है फिर अगेन एक आर्टिकल को डिस्कस कर सकते हैं हम। आर्टिकल 85 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो सत्र को जो है समन करे, बुलाए, आहूत करे, उसका प्रोरोगेशन करे यानी कि सत्रावसान करे और लोकसभा का डिजॉल्व करे, उसको भंग करने का भी पावर जो है किसको है? राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 85 में। इसी में एक महत्वपूर्ण तथ्य और आता है कि संसद के जो सत्र हैं उसमें जो अधिकतम अवधि हो सकती है 6 मास से ज़्यादा नहीं होगी, ये भी इसमें लिखा है आर्टिकल 85 में। अच्छा, ये लोकसभा में 2 लोगों ने इसके विरोध में पारित मत दिया था और राज्यसभा से ये विधेयक जो है महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। नए संसद भवन में पारित होने वाला एक पहला विधेयक है जो है, ये आप लोग ध्यान रखना है, नए संसद में पारित होने वाला पहला विधेयक माना गया है। और विधायिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है और इसके लिए कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद संशोधित किए गए हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 239AA ये इसका संशोधन किया गया है। ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है और अनुच्छेद 330A में जो है जोड़ा गया है और 332A जोड़ा गया है और 334A जोड़ा गया है। देखिए, अगर आप पहले से देखें 330A नहीं 330 देखें तो उसमें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षण है और 332 में राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षण है और 334 में जो रिजर्वेशन है अनुसूचित जनजाति और जातियों का, ये 10 साल के लिए बढ़ता है, उसका प्रावधान है। लेकिन इसके लिए महिलाओं के लिए अलग से जोड़ा गया है। ये लोकसभा में उनका एक तिहाई जो 33% भागीदारी होगी न्यूनतम, ये 330A में है और राज्य की विधानसभाओं में होगी, ये 332A में है और ये जो है 334A में जो है ये जोड़ा गया कि ये 15 वर्ष की अवधि होगी। 15 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्वेशन दिया गया जाएगा और ये परिसीमन के बाद होगा, परिसीमन जो है बाद में होगा, यानी कि फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक जो है ये तत्काल रूप में जो है लागू नहीं होगा। दूसरा है आयुष्मान भव अभियान। ये राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल इनिशिएटिव है। इसका प्रारंभ राष्ट्रपति जी ने गांधीनगर जो है गुजरात से किया है। प्रत्येक गांव तथा शहर तक अधिकतम स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ये आरंभ किया गया है। सॉरी, सांची ये भारत का पहला शहर बन गया है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। विश्व विरासत की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी ये शामिल है। और प्राचीन काल में काकनावोट या काकनाव भी कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में सांची का क्या कहते थे, काकनाव या काकनाथवोट, और 1-2 नाम और हैं इसके। सांची जो है जैसे कि इतिहास के अगर प्राचीन काल का आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सांची जो है
बौद्ध स्मारकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मौर्य सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पर स्तूप बनाया और यहाँ का जो स्तूप है वो भारत के श्रेष्ठ स्तूपों में शामिल है। अच्छा, इस पे एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि सारिपुत्र और मोदग्लायन जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनके अस्थि अवशेष कहाँ के स्तूपों में प्राप्त होते हैं? वो सांची के स्तूपों में। ये आया हुआ क्वेश्चन है जो है। देखिए, अब भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से सारिपुत्र मोदग्लायन भी थे, और ये मूलतः तो बिहार राजगृह के रहने वाले थे, लेकिन इनके अस्थि अवशेष जो हैं सांची के स्तूप से मिले हैं। ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अच्छा, सारिपुत्र उनके भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में माना जाता है। मोदग्लायन, जैसे मैंने कहा है कि ये, अच्छा, इन दोनों की मृत्यु जो है भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। ये भी जानकारी का विषय है। और भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र के तो देहावसान पर बहुत दुख भी प्रकट किया था। अच्छा, बाद में सारिपुत्र प्रकरण एक नाटक भी लिखा गया जो अशुभ घोष ने लिखा है। जो इतिहास के जानकार हैं या थोड़ा बहुत जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, अशुभ घोष बेसिकली जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में बताई जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि जालंधर में हुई, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं कश्मीर के कुंडल वन में ही मानते हैं। चौथी बौद्ध संधि कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी। उसकी उपाध्यक्ष भी यही थे, वाइस प्रेसिडेंट थे ये अशुभ घोष। प्रेसिडेंट तो जो है वसुमित्र थे और वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये अशुभ घोष जिन्होंने सारिपुत्र, देखिए कहाँ की कहाँ बात पहुँचती है। सारिपुत्र से हमने शुरू किया, लेकिन हम थोड़ा अशुभ घोष तक चले आए हैं। अशुभ घोष अपने समय के बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, पोएट और म्यूजिशियन थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र पर एक नाटक, जैसे मैंने कहा, सारिपुत्र प्रकरण लिखा। उन्होंने भगवान बुद्ध की भी जीवनी लिखी, बुद्ध चरित्र। और भगवान बुद्ध के सौतेले भाई नंद शाक्य, क्योंकि भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे, उनके जो है सौतेले भाई थे नंद, जिस सौंदरानंद एक महाकाव्य लिखा है उन्होंने, सौंदरानंद, क्योंकि सुंदर नंद भी कहा सुंदर भी थे वो, नंद शाक्य कहा जाता है। सुंदर नंद उनको इसलिए कहा है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम बताए जाते थे। तो अशुभ घोष ने ये कृतियां भी लिखी हैं। सारिपुत्र प्रकरण नाटक है संस्कृत में, और आपके बुद्ध चरित्र और आपके क्या कहते हैं सौंदरानंद महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये आए हुए क्वेश्चन थे, मैंने आपको डिस्कस किया है। अच्छा, अगला पॉइंट जो है यह है मोढेरा। ये भारत का 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव है, 24 घंटे, और ये गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो है। और इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है अक्टूबर 2023 को। इसको पॉइंट थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 3 के बाद 4 या 5 ऐसे कर लीजिए। अच्छा, और भारत में जो है, भारत का जो विश्व व्यापार में हल्दी के क्षेत्र में योगदान है 62% है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु भारत में हल्दी उत्पादन प्रमुख राज्य हैं। अच्छा, एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया है सितंबर 2023 को यूजीसी के द्वारा। यूजीसी ही ये मान्यता देती है। यूजीसी जो है की जो स्थापना हुई थी, राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं, उनके अध्यक्षता में एक आयोग गठन हुआ था। उनकी सिफारिशों पर 1953 में 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। और संवैधानिक दर्जा, इसको सांविधिक दर्जा कहा है, संवैधानिक नहीं सांविधिक दर्जा इसको दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। वो क्या कहते हैं 1956 में स्थापना हुई थी 1953 में। और सांविधिक जो स्टैट्यूटरी जो क्या कहते हैं स्टेटस दिया गया था पार्लियामेंट ने, वो 56 में दिया गया था। और उसके बाद एक हल्का सा पॉइंट और है G20 पे, हालांकि G20 शिखर सम्मेलन है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। भारत मंडपम कहा गया, प्रगति मैदान में है। यहाँ बेसिकली एग्जीबिशन का और सम्मेलन का जो है ये एक सेंटर था, इसका नाम बदलकर प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। इसको अब भारत मंडपम कहा गया है। और G20 शिखर सम्मेलन तो बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके।